Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Dr. Rahat Batul, Assistant Professor, Government Merit Graduate College, Salkot, your instructor for GE 102 Physics portion. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो से एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर किया होगा। कल का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने वेव्स को स्टडी किया। हमने ग्रेविटी, सबसे पहले हमने ग्रेविटी को देखा कि ग्रेविटी क्या है, उसमें न्यूटन्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमने स्टडी किया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, इसकी रेंजेस क्या होंगी, इस चीज़ को हमने स्टडी किया। लेटर ऑन हम लोगों ने वेव्स क्या होते हैं, वेव्स की कितनी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इनको हमने डीपली स्टडी किया। और फिर मैकेनिकल वेव्स की मजीद फर्दर टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें साउंड वेव्स को एज एग्जांपल स्टडी किया। हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखे वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हमने मैकेनिकल वेव्स की जो दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स, उसमें ऑप्टिक्स को, लाइट को जो है एज एग्जांपल स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हम कर चुके हैं कि वेव खुद बजाते खुद क्या चीज़ है, वेव लेंथ क्या होता है, क्रेस्ट, ट्रफ, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन जो है वो क्या चीज़ें हैं, पिच, इंटेंसिटी, इन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया। और उसके बाद फिर हमने ऑप्टिक्स में जो डिफरेंट लॉज हैं ऑप्टिक्स के, जिसमें मेनली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हमने स्टडी किया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने स्टडी किया। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हमने ये जो सब चीज़ें हैं, इससे आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसको आज हमने स्टडी करना है। और इससे रिलेटेड आगे कुछ चीज़ें जो रह गई हैं हमारी ऑप्टिक्स में उनको कवर करेंगे। उसके बाद वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, और इन द एंड हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे। और उसके साथ ही फिर आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन, जहां पे मूव ऑन टू द थिंग वेयर वी लेफ्ट। लास्ट टाइम हमने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज द रेशो ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इन मीडियम। क्योंकि जैसे लाइट मीडियम में एंटर करती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट तब्दील हो जाती है। तो इन दोनों वेलोसिटीज के रेशो का जो नाम है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि वो मटेरियल की डेंसिटी डिटरमिन करने और दूसरे ऑप्टिकल फिनोमेना को जानने में हमें मदद देता है। आज जो हमने आगे करना है वो करना है हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसको करने से पहले थोड़ी सी मैं आपकी रिवीजन करा दूं, बिकॉज इसमें कुछ चीजें हम स्टडी करेंगे जो कल हमने पढ़ी थी उनको आज हमने स्टडी करना है। कल हम लोगों ने जिक्र किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंट बीम होता है और जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है ये क्या चीज है। इनको मोटा मोटा हम लोग एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें। आपके पास ये जो रेस जो हैं जो किसी सरफेस के ऊपर इंक्लाइंड होंगी, इंसिडेंट होंगी, ये इंसिडेंट रेस कहलाती हैं। और जबकि इस सरफेस से टकराकर वापस जाने वाली रेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। और अगर ये रेस किसी मीडियम के अंदर एंटर कर जाए तो वो रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे होती है आपके पास, ये कल हमने बात की थी तफसीलन कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो डिपेंड कर रही होती है इस बात पर कि आया जो मीडियम है, जो है आपकी जो लाइट है वो किसी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है या डेंसर से रेयर मीडियम पे एंटर कर रही है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास जो लाइट है वो बेंड कर जाती है। अगर इसको मैं दोबारा से एक दफा आपको बता दूं, क्योंकि इसको जानना जरूरी है, आज हम दोबारा इसको करेंगे। मैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी कर, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक। तो लाइट जो है जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है। अब बेंडिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस मीडियम से किस तरफ जा रहे हो। अगर आपके पास मीडियम जो है वो रेयर है, यानी कि हल्का, जिसकी डेंसिटी कम है, उससे आप किसी डेंसर मीडियम में आते हो, तो उस केस में आपके पास ये जो लाइट ने जो बेंड करना है इस मीडियम में, ये आपकी दोनों की जो है ये इंटरफेस है, रेयर और डेंसर मीडियम के दरमियान बाउंड्री है।
तो अगर आपके पास लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर में, तो इसको बेंड करना है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से। ये आपका रिफ्लेक्टेड बीम है और आप देख रहे हो कि ये बेंड कर रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन कुछ यूं है कि आप मूव करते हो, आपके पास ये जो मीडियम है ये है डेंसर, और ये दूसरा जो मीडियम है वो है आपके पास रेयर, मसलन के अगर आपके पास ये ग्लास हो सकता है और ये एयर हो सकती है, क्योंकि ग्लास जो है वो एयर की निस्बत में ज्यादा डेंस है। तो अगर आपके पास जो आपकी इंसिडेंट रे है ऐसी सिचुएशन को फॉलो करे जिसमें लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो इस केस में आपकी जो रिफ्रेक्टेड यानी जो बेंट होने वाली रे है वो नॉर्मल की तरफ नहीं बल्कि नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। ठीक है, आप देख सकते हो रेयर से डेंसर में रिफ्रेक्टेड बीम टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, जबकि डेंसर से रेयर मीडियम में एंट्री पर आपका जो इंसिडेंट बीम है वो आपके नॉर्मल से अवे बेंड करता है। तो ये चीज़ है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये समझ आ गया आप तो आप ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ पाओगे। चलें आते हैं अब हम लोग आज के टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कि ये क्या है। ये फिनोमिना जो है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का, यकीनन आपने नाम सुना होगा, क्योंकि दैट इज क्वाइट मच इन यूज। ये जो हमारी कम्युनिकेशन है ये इसकी बहुत मरहूने मिन्नत है, यहाँ पे उसका बहुत इस्तेमाल है। तो आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का नाम जरूर सुना होगा, राइट। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग पहले जो है वो मूव करते हैं आगे डायग्राम में। लेट्स मूव टू दैट डायग्राम फर्स्ट। ये आपके पास है एयर जो कि रेयर मीडियम है, ये आपके पास है वाटर, ये ग्लास भी हो सकता था, यहाँ पे वाटर है। अब वाटर जो है वो डेंस होता है एज कंपेयर टू एयर, ठीक। तो आपके पास ये इन दोनों मीडिया के दरमियान की बाउंड्री आ गई। अब आपका जो लाइट रे है, आपने लाइट रे एंटर कराई, आप इंसिडेंट से जो लाइट इंसिडेंट है वो है फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। और मैंने आपको भी ऊपर बताया है कि जब भी लाइट एंटर करेगी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ तो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये एंगल जो है वो काफी अहमियत का हामिल है, इसी एंगल को पहले हमने देखना है और इसको सेट करना है। वो मखसूस इंसिडेंट रे जिसके लिए लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करे कि आपके पास वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए 90 डिग्री। यानी आपने लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ एंटर करनी है ऐसे इंसिडेंट एंगल पर कि आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए विद द नॉर्मल। ऐसे एंगल इंसिडेंट एंगल को आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करे इस तरह से कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है यूं सेट किया जाए कि रिफ्रैक्टेड बीम नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस सूरत में इस इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल का जो इंसिडेंट एंगल है इसको आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल। अब अगर आपने एंगल अपना इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास आपकी लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी फॉर incident angle greater than critical angle, the light won't enter into the other medium, but it will totally reflect inside the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. I hope it's clear to you. और अगर इसको मजीद समझाने के लिए मैंने एक वीडियो जो है मैं चाहूंगी कि आप लोग देखो जरा उसे। आप देख रहे हो कि ये डी है जिसे एंगल मेजरमेंट करते हैं, ये ग्लास है, यहाँ पे एंगल्स बना दिए गए हैं, ये लाइट उन्होंने ऑन कर दी। लाइट एंटर करेगी ग्लास डेंसर मीडियम है, जबकि ये बाहर जो है वो एयर है जो कि रेयर मीडियम है। तो देखिए कैसे वो एंगल को सेट कर रहे हैं, लाइट के एंगल को। जैसे जैसे आप एंगल चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो चूंकि लाइट डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है तो जो रिफ्रैक्टेड यानी ये बेंड जो लाइट है ये नॉर्मल से अवे मूव कर रही है। अब इसको करते जाएंगे करते जाएंगे,
यहां तक के आप इस 90 डिग्री पर पहले आओगे। जैसे ही ये वाली रे 90 डिग्री पर आई, तो ये वाला जो एंगल होगा उस सूरत में वो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। आप देखते जाइए जरा इसे, ये फौरन आएगा और फिर फौरन चला भी जाएगा। जैसे ये आ रहा है आ रहा है, और ये यहाँ पे एग्जैक्टली दिस इज वो रिफ्लेक्टेड रे जो है 90 डिग्री पर हो गई, वो एंगल बन गया क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा उसने एंगल को बढ़ाया है, तो आप देख रहे हो कि सारी की सारी लाइट जो है वो इनसाइड द सेम मीडियम आ गई, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। चलें अब वापस आते हैं। आई होप सो कि फिनोमेना अब आपको क्लियर है। अब हम वापस आएंगे जहां पर हमने इसको छोड़ा है। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि फॉर द एंगल, for the critical angle हुआ the incident angle for which the refracted ray makes an angle of 90 degree with the normal, that is known as critical angle. And if the critical angle is if the incident angle is greater than critical angle, then the refracted ray will be reflected inside the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, जो कि कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्स करना, क्योंकि जो लाइट आप तक आती है, जैसे आप सूरज की रोशनी को देखते हो तो ये हल्की पीली सी सफेद सी आपको दिखती है। लेकिन अगर इसके रास्ते में प्रिज्म रख दें, या अगर प्रिज्म प्रिज्म आई होप सो आपने देखा होगा, या प्रिज्म नहीं, अगर कोई शीशा सा आ जाए, या पानी को भी अगर आपने पे नीचे ऑयल पड़ा हो फिल्म सी बन जाती है, आप देखते हो कि स्प्लिटिंग सी हो जाती है कलर्स की, या ग्लास में से अगर लाइट गुजरे, प्रिज्म में से गुजरे, तो आप देखोगे कि लाइट एक यूनिफॉर्म सी नहीं दिखेगी आपको, उसमें मुख्तलिफ रंग दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना लाइट का पहले मैं अगर आपको दिखा दूं, तो आई थिंक सो कि दैट्स मच बेटर अगर दिखा दिया जाए पहले। ये देखो, लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, जैसे यहाँ पे देखो व्हाइट लाइट आई, और जैसे इस प्रिज्म ये ग्लास का होता है इससे गुजरी, तो ये स्प्लिट हो जाएगी, इसलिए कि लाइट एक वेवलेंथ पे मुश्तमिल नहीं होती है। इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो मिलकर इस व्हाइट लाइट को बनाते हैं। तो इसलिए जब भी इसके रास्ते में आप प्रिज्म रखोगे, तो ये लाइट जो है वो अपने डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट कर जाएगी। ये लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट करने का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आप देखोगे रेनबो भी आपने देखी होगी, वो भी क्यों होता है, वहां पे जो बारिश होती है, बारिश के बाद हवा में कतरे मुअल्लक होते हैं बारिश के पानी के, तो वो कतरे जो है वो प्रिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर लाइट उस पर फॉल करती है, तो लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। तो आपने देखा होगा लाल रंग, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये ऊपर की तरफ आता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो इसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वॉयलेट का, इसलिए ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ आता है। तो splitting of white light into its constituent wavelengths, this phenomena is known as dispersion of light. ओके यहाँ पे हमारा ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है वो सारे का सारा खत्म होता है। हमने ऑप्टिक्स को उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने स्टडी किया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स द करंट एंड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो करंट लफ्जी मानी है इसके फ्लो के। तो जब इसके साथ वर्ड इलेक्ट्रिक जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइटर पार्टिकल है, उनका मूवमेंट एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट से जो हमारे माइंड में चीज आती है वो बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम स्टडी कर रहे हैं। जबकि ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस, होल्स, वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मेनली बाय इलेक्ट्रिक करंट व्हाट वी मीन इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। कि एक कोई वायर है, उसमें से कितना करंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी गिवन टाइम टी में, ये चीज कहलाएगी उसका इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर चार्जेस को हम लोग लेते हैं कि क्यू है, विच इज पासिंग थ्रू एनी एरिया इन टाइम टी, यानी कि ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि आपके पास एक ये वायर है, ऐसे मैं वायर बना रही हूँ, सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, ऐसे इसके अंदर से जो चार्जेस गुजर रहे हैं, लेट्स सपोज वो चार्जेस हैं क्यू, नंबर ऑफ, काफी जरा चार्जेस होंगे, एक नहीं होगा, काफी चार्जेस होंगे, क्यू इज द टोटल चार्ज विच इज पासिंग थ्रू दिस वायर। ठीक,
और ये जो एरिया है, ये जिसको मैं ऐसे शेड कर दूं ऐसे, ठीक है, ये सारा जो एरिया है, ये गोल सा जो बना हुआ है ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, तो आपके पास कितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से गुजरते हैं टाइम टी में, वो चीज कहलाती है इसका करंट, यानी आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज नोन एज करंट। तो करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पेयर। ये हमने शुरू जो बिल्कुल किया था अपना पढ़ना, यूनिट्स वगैरह, वहां पे भी हमने इसको स्टडी किया था। ओके, अब ये जो मैंने शुरू में बात की कि हम लोग जब चार्जेस के फ्लो की बात करते हैं तो अमूमन हमारे माइंड में होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। लेकिन कन्वेंशनली हम लोग जब शुरू शुरू में, जब साइंटिस्ट को मतलब उन्होंने एटॉमिक लेवल पर जाके चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा था, तो दे डिडंट हैव आइडिया ऑफ मतलब कि जो एटम है वो कैसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्जेस, कुछ आइडिया नहीं था। तो कन्वेंशनली शुरू में जो हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन यानी मूवमेंट लिया, वो चार्जेस का लिया कि हम कंसिडर करते थे कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। लेटर ऑन वी केम टू नो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चूंकि लाइटर पार्टिकल्स हैं, उनका जो मूवमेंट है वो ज्यादा मोबाइल है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्जेस। दैट्स वाई कंडक्टर्स या मेटल्स के केस में हम लोग कहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग। ठीक, और जो आपके सेमी कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स ऐसे आपके पास सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको आई होप सो आइडिया होगा कि हमारे पास जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आप अपने मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डाल सकते हो। पहले कहलाते हैं कंडक्टर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर की वायर्स वगैरह होती हैं वो कॉपर की होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं। ठीक, खाना वाना जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग कहते हैं ना कि सिल्वर के बर्तन स्टील वगैरह में बनाते हैं, आयरन से ही होते हैं ना स्टील बनता है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये मेटल्स जो है ये बहुत गुड कंडक्टर्स हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफी ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इसलिए करंट और हीट को अच्छे से जो है वो अपने अंदर से मूव ऑन होने देंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर अच्छा है वो हीट का भी कंडक्टर अच्छा होता है। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स, एक सब्सटेंसेस होते हैं जो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स अब आपके पास एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें से आपके पास जो अच्छे कंडक्टर नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी के ना ही हीट के। फॉर एग्जांपल वुड, मतलब जो लकड़ी होती है उसके, या प्लास्टिक हो गया, इसके अंदर से बिजली नहीं गुजरती है, और ये मतलब इस तरह से मेटल्स के निस्बत में हीट अप भी नहीं होते हैं। और इन दोनों के दरमियान में एक तीसरी कैटेगरी है मटेरियल्स की जो कहलाती है सेमीकंडक्टर्स, जो इन दोनों के दरमियान में लाई करते हैं। जो रूम टेम्परेचर पर होते हैं इंसुलेटर्स, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर होते हैं इंसुलेटर्स। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर अचीव होता है या टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छी कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पर फिर कितनी कैटेगरीज हुई? तीन। नेमली कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, इंसुलेटर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर है, और इनके दरमियान में सेमी कंडक्टर्स जो कि इन दोनों के दरमियान में इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। तो आपके पास जो मेटल्स हैं उसके केस में जो करंट है, करंट के मेजर जो कैरियर्स हैं वो हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। जबकि सेमीकंडक्टर्स के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही जो है वो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही जो है वो आपके पास करंट को कैरी करेंगे। और कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव चार्जेस को लेते हैं। और जबकि आपके पास अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने पानी में नमक मिला दिया, तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कहलाएंगे। तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों जो हैं वो आपके पास मतलब दोनों ही मदद करेंगे करंट के फ्लो के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लफ्जी मानी तो आपको पता ही है, ऑपोजिशन के, है ना, वी नो दिस थिंग वेरी मच। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कि आपके पास करंट को यानी इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर के साथ, कैपिटल आर के साथ।
आप रेजिस्टेंस को डिनोट करते हो कैपिटल आर के साथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये तार बनाई है, मैंने वायर बनाई है, ठीक है, जिसका लेंथ है एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कहलाता है ए, ठीक है। तो ये जो आर है रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी लेंथ जितनी ज्यादा वायर की होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और तार जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, जो कि कहलाता है रो, यानी कि इसको बोलते हो रो, यानी पी दुम वाला, इसको बोलते हैं रो, ठीक। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और ये जो रो है आपका, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। आर है रेजिस्टेंस, और रो जो है वो है रेजिस्टिविटी, ठीक। आर जो है वो डिपेंड करता है एल, लेंथ पर, एरिया पर। और ये आर जो है ना आपका इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके जो जिस वक्त आप इसे मेजर कर रहे हो, तो फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि प्रेशर की क्या वैल्यू, टेम्परेचर पे बहुत डिपेंडेंस होगी इस आर वाले फैक्टर की। जबकि ये जो रो है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है। आयरन की रेजिस्टिविटी मुख्तलिफ होती है, कॉपर की मुख्तलिफ होगी, एल्यूमिनियम की मुख्तलिफ होगी। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो कहलाता है ओहम। इसको शो करते हो इस साइन के साथ, ऐसे ओमेगा के साथ, और इसको बोलते हैं हम लोग ओहम, और ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। सॉरी, जैसे ही मेंशन है, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। और यहीं से ना हमारे पास बनेगा ओहम्स लॉ भी। ओहम्स लॉ पर भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले बेहतर है कि हम इसको वाइंड अप करें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया क्या होती है, और रेजिस्टिविटी का भी मैंने आपको आइडिया दिया दिया क्या है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है ये भी बता दिया। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, ये मेंशन्ड है यहाँ पे अगेन, ठीक है, वो जो मैंने साइन बनाया था ओमेगा का। और जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट होता है ओहम इंटू मीटर। इसलिए कि जब आप रो को लोगे तो रो बराबर आ जाएगा आर ए ओवर एल। तो आर का जो यूनिट है वो है ओहम, और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, दैट इज इक्वल टू ओहम मीटर। यानी ये ऐसे आ जाएगा बेटा कि अगर आप ये रो लेते हो ना, इसका यूनिट बनाते हो, तो आर का यूनिट क्या है आपके पास, ओहम है, ठीक है। अब एरिया, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो ये मीटर की पावर है स्क्वायर, और नीचे अंडर फ्रैक्शन के नीचे है पावर वन। तो ये आपस में पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर रह जाएगी ऊपर, तो आपके पास रेजिस्टिविटी का यूनिट बन जाएगा ओहम मीटर। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट मी अनडू इट, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चले अब ये रिमूव हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना वो हम लोग आएंगे ओहम्स लॉ पर। तो लेट्स सी कि ये ओहम्स लॉ क्या चीज है। अच्छा, ओहम्स लॉ लगाने से पहले ना मैं आपको एक चीज शो करना चाहूंगी। लेट मी सी वेयर इज ओहम्स लॉ। हाँ, ये जैसे ये है, ठीक है, आप इसको देखिए। आपने एक बैटरी लगाई, ठीक। बैटरी आप क्यों लगाते हो, ताकि आप सर्किट में प्रोवाइड कर सको पोटेंशियल को, ठीक है। पोटेंशियल को शो करते हो वी के साथ। अब तारें जुड़ी हुई हैं, और एक ये बल्ब है। तो जैसे ही आपने सर्किट में पोटेंशियल, आपने ये लगाया, बैटरी लगाया, पोटेंशियल दिया, उसकी वजह से क्या होगा, इन तारों में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और ये बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। यानी करंट जो गुजर रहा है इसमें, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि आपने बैटरी जो है उसका पोटेंशियल क्या सेट किया है, कितना पोटेंशियल है। तो ये जो ताल्लुक है पोटेंशियल और करंट के दरमियान में,
ये ताल्लुक कहलाता है ओहम्स लॉ। कि पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया बैटरी की सूरत में, ये जो मैंने बनाई है ना, इसको बैटरी कहते हैं। ये बैटरी के जो है ना वो सर्किट साइंस हैं। ये बड़ी वाली जो प्लेट है ये प्लस कहलाती है, छोटी वाली प्लेट को साइन देते हैं माइनस का। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई कर रहे हो बैटरी की फॉर्म में। आर रेजिस्टर, ये कोई लोड हो सकता है, जैसे वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया बल्ब लगा हुआ था, तो ये बल्ब जो है वो कोई लोड है। आर रेजिस्टर है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है घर पे। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हुआ और वो आपके इस लोड में से गुजरेगा। तो ये जो पोटेंशियल है आपका, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जो कि है रेजिस्टेंस आर, जिस पर अभी हम पहले बात कर चुके हैं। तो आपके पास ये जो रिलेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये होल्ड तभी करता है अगर आपके फिजिकल पैरामीटर्स यानी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कांस्टेंट रहेंगे। क्यों उनका कांस्टेंट रहना जरूरी है? क्योंकि अगर वो कांस्टेंट रहेंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, उसी सूरत में पोटेंशियल और आई एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। अगर आपके पास टेम्परेचर में चेंज आता है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है। नतीजतन पोटेंशियल और करंट के दरमियान में रिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा। और ऐसे सब्सटांस मटेरियल्स जिनके में वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स। और वो मटेरियल्स जिसमें पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, उन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं ओहमिक मटेरियल्स। ठीक। तो ओहम्स लॉ हो गया, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends. ठीक। provided the temperature and physical state वही कहा जैसे प्रेशर हो सकता है, इस किस्म की कोई चीज, of the conductor does not change। क्योंकि अगर ये चेंज हुए तो आर कांस्टेंट नहीं होगा, आर कांस्टेंट ना हुआ तो वी और आई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ठीक। तो ओहम्स लॉ को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे V वोल्टेज है अक्रॉस द कंडक्टर, I इज द करंट और R है रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस? वायर की, वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने पहले बात की कि ओहम्स लॉ की बेसिस पर हम लोग कंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जहां पे वोल्टेज और करंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होगा, उनको बोलोगे ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक। जैसे फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इनिशियली जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता तो वो ओहमिक है, वहां पे वी और आई के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन वो वाले मटेरियल्स, वो वाले कंडक्टर्स जिसमें वी और आई के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, वो कहलाएंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, जिसमें आ जाएंगे आपके सेमी कंडक्टर्स, आपका कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह वगैरह। इसी चीज को मैंने ग्राफ की फॉर्म में छोटा सा बनाकर समझाने की कोशिश की है कि वी और आई के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो कंडक्टर्स इस तरह का ग्राफ आपको देंगे वो कहलाएंगे ओहमिक कंडक्टर्स। लेकिन वो कंडक्टर्स जिसमें आई और वी के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इसमें एक्सपोनेंशियल सा कर्व आ रहा है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल सा बिहेवियर आ रहा है, तो इसका मतलब है आई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऐसे जो है कंडक्टर्स वो कहलाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। और इनकी मिसाल को क्या हो जाएगी? सेमी कंडक्टर्स। ये जैसे आपके पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपकी चिप्स पर, ये सारे के सारे नॉन ओहमिक है। कैपेसिटर भी आपने देखा ही होगा, पंखे में लगे होते हैं। इंडक्टर का भी सुना होगा, चौक में होती है। तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, क्योंकि वहां पर आई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। या फिलामेंट ऑफ द बल्ब भी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस में फिर आई और वी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहते, तो वो भी एग्जाम्पल बन जाती है नॉन ओमिक कंडक्टर की। अच्छा, अब चूंकि जहां पे भी करंट का जिक्र आएगा वहां पे डेफिनेटली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी। मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उनको, करंट को तो हमने स्टडी किया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को भी देखें। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वो तमाम पोर्शन है किसी मैग्नेट के गिर्द, जहां पर आपके पास जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकें। वो पोर्शन, वो फील्ड कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। इसको हम लोग शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। अम, इधर की फोर्स,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये इसको देखिएगा कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक। अच्छा, एक चीज और कि जो मैग्नेट है ना उसका हमेशा नॉर्थ और साउथ होता है। आप इसको तोड़ भी दोगे ना दरमियान से, फिर भी ये दो जो मैग्नेट्स बनेंगे अगेन उनका एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ हो जाएगा। जबकि अगर आप चार्जेस के केस में बात करो तो चार्जेस में हम आसानी से कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक। वो अलग-अलग हो सकते हैं चार्जेस। लेकिन आपके पास ये जो आपके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं होते। अच्छा, ये यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है। ये जितनी भी लाइंस यानी इस मैग्नेट के ये दो तमाम एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का असर महसूस किया जा सकता है वो कहलाता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू होती हैं नॉर्थ पोल से और जाके एंड करती हैं साउथ पोल पर। दूसरा, इन लाइंस की जो ओरिएंटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पे ये लाइंस पास पास आएंगी उसका मतलब है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये ज्यादा वाजे होगा यहाँ पर, ऐसे इसको देखो कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज क्लोज आ रही हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जैसे जैसे आप इस मैग्नेट से दूर जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। और उसका मतलब ये है कि वो तमाम एरियाज कौन से वाले हैं जहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वीक हो रही है। जैसे आपके पास चार्जेस के केस में होता है कि लाइक चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन, अनलाइक चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लेकर आओगे वो रिपेल करेगा, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लेकर आओगे वो रिपेल करेगा। तो आपके पास इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी होता है। आपके पास जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो साउथ आ रहा है और यहाँ पर किधर की वो डायग्राम हमारी, अम, या ठीक है, वापस आते हैं इधर ही। आप देख रहे हो कि एक तरफ साउथ पोल है एक तरफ नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ से लाइन जा रही है साउथ की तरफ, ये ट्रैक्शन को शो करती हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर क्या होता कि यहाँ पे साउथ पोल है इधर भी साउथ पोल है, तो क्या होता है, रिपल्शन होती है, यहाँ से लाइन सारी गायब हो जाती है, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। तो जो असूल था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स में होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये ना आई थिंक यहाँ पे इस डायग्राम में देखो जरा, यहाँ पे देखो देखो, नॉर्थ और नॉर्थ पोल आ गए तो दरमियान में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजर नहीं आ रही, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर जाएंगे। आपने देखा भी होगा मैग्नेट को, अगर आपने मैग्नेट को कभी इस्तेमाल किया है। लेकिन जहां पे नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दरमियान में आ जाती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। So magnetic field is the area around the magnet where effect of magnetic force can be felt. This is known as magnetic field. और इसको शो, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको शो करते हो आप विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो मैंने बता दिया कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीकर है। अच्छा, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स क्या होंगे? जैसे चार्जेस थे बिल्कुल वैसे नॉर्थ और साउथ पोल जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और मैंने आपको बता दिया लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फील्ड लाइंस हमेशा शुरू होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड करती हैं साउथ पोल के ऊपर। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दी और बता दी। हाँ, अब आती है बात मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी होती है। तो आपके पास जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो पहले से मूव कर रहा हो, उसका रेस्ट पर नहीं होना, उसको मूव कर रहा होना चाहिए। अगर एक, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया जो वेलोसिटी v के साथ स्ट्रेट लाइन में आपके पास यूं मूव कर रहा है। अब ये जो क्रॉसेस हैं ये क्या शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं कैपिटल B के साथ। और ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हैं, यानी कि ऐसे बाहर की तरफ आ रही हैं। तो उसको जब ड्रॉ करना होता है ना, तो बजाय इसके कि बाहर की तरफ ड्रॉ करें हम क्रॉस लगाते हैं। और अगर आपके पास डॉट आए तो डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पे चूंकि क्रॉसेस है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की तरफ। अगर मैं इसको एक्स वाई जी में ड्रॉ कर दूं, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक्स है पॉजिटिव एक्स, ये मेरे पास है पॉजिटिव वाई, और ये मेरे पास है पॉजिटिव जी, तो आप देखोगे कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास किसके अलोंग है? वाई के अलोंग है। ठीक है, ऐसे।
और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, तो मतलब कि वो हुई फिर आपके पास इस डायरेक्शन में एक्स के अलॉन्ग, यहाँ पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जो आपके पास फोर्स लगेगी, वो फोर्स लगेगी इन दोनों के परपेंडिकुलर। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या है, जी। तो फोर्स लगेगी आपके पास जी डायरेक्शन में। तो अब उस फोर्स लगने से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो वेलोसिटी v के साथ y एक्सिस के लॉन्ग आ रहे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए, जो कि पॉजिटिव x में है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट पाथ है वो स्ट्रेट पाथ नहीं रहेगा, बल्कि वो बेंड कर जाएगा। ये ऊपर की तरफ यूं पाथ बेंड कर जाएगा, यूं सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या काम हुआ फिर, पाथ को बेंड कराना, पाथ को सर्कुलर कराना, स्ट्रेट लाइन को बना देना सर्कुलर। तो सर्कुलर यानी कर्ल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए जो निशान इस्तेमाल करेंगे वो क्रॉस का निशान होगा। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फोर्स। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो अगर ये कब एक्ट करती है, देखो किन फैक्टर्स पे डिपेंड किया फिर, चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर वेलोसिटी जीरो है यानी पार्टिकल रेस्ट पर हुआ, तो इस मैग्नेटिक फोर्स का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती, उसको मूव नहीं करा सकती। दूसरी चीज कि ये फोर्स तभी एक्ट करेगी अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। अगर पार्टिकल न्यूट्रल है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। ये एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन पर, ये एक्ट करेगी प्रोटॉन पर, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। तो इन शॉर्ट मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है किसी चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर, और इसका इफेक्ट क्या होगा, पाथ को सर्कुलर करना। ठीक, ये मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दिया। अब मैं ना आपको चाहूंगी कि आप इस पे ना एक छोटा सा वीडियो भी मैंने देखा था, आप वो वीडियो देखो, पहले वो वीडियो देखें फिर आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, देयर वाज अ वीडियो ऑन इट, फोर्स, यस दिस वन। ठीक है, जैसे ये मैंने अभी पीछे बनाया है, बिल्कुल वैसे, ठहरो पहले मैं ना इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने एनोटेट नहीं किया ना, इसको रिमूव अंडू ना किया, तो ये बार बार हमारी आगे भी वीडियो को तंग करेगा। लेट मी अनडू इट। चल ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं और अपना वो वीडियो देखते हैं, जिसमें जो मैंने बात आपसे कही है वो बात आपको वाजे हो जाएगी, ज्यादा वाजे हो जाएगी। ये देखिएगा, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और इसका पाथ कर्व हो गया। तो ये काम करती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स, राइट। इसको एक दफा दोबारा देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन पाथ में आया आपका पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी v के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, इसको कर्व कराएगी, ऐसे ऐसे। चल, आई होप अब ये मैग्नेटिक फोर्स वाला कैसे एक्ट करती है ये आपको बात क्लियर होगी, और उसके लिए कंडीशंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये जो घर की बेल बजती है, क्यों बजती है, ये बजती है क्योंकि उसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो आम हालात में मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से करंट पास करेगी तो वक्ती तौर पे वो बन जाता है मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। A type of temporary magnet which is created when current flows through a coil is called an electromagnet। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर ली हमने, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। ये हमने शुरू में बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज को, हमने कहा था कि दो कैटेगरीज में हम डालते हैं, एक क्वांटिटीज जो कहलाती हैं वेक्टर्स और एक कहलाती हैं स्केलर्स। स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको फुली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। तो अभी तक हमने मैग्नीट्यूड तो डिस्कस कर लिया, वो जो मैंने बताया फील्ड लाइंस हैं, क्लोज हैं तो क्या होगा, दूर हैं तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड की बात ही थी। लेकिन उसके डायरेक्शन की बात रह गई कि डायरेक्शन क्या होगा, उसको अब हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल यानी कि क्या है ये राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये है आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक तार है, इस तार में से गुजर रहा है करंट।
ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हुई ऊपर की तरफ। अगर आप समहाउ इस तार को होल्ड कर लो अपने दाएं हाथ के साथ, तो ये जो आपकी फिंगर्स की कर्लिंग है, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। तो आपका अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ, जबकि आपकी जो उंगलियों का कर्ल है ये शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। ठीक। अच्छा, अब अगर, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन होता नीचे की तरफ, तो फिर क्या होता, अंगूठा नीचे की तरफ आ जाता। यहां पर आपके पास जो है, अब अगर पहले देख लो कि पहले आपके पास करंट है ऊपर की तरफ, ठीक, तो आपके पास जो आपकी ये जो उंगलियां के कर्ल है ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप देख रहे हो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब अंगूठा ऊपर है, करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपके पास जो है वो डायरेक्शन बदलती है, आपके पास करंट का डायरेक्शन यूं नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे। ठीक है, आपका अंगूठा शो करेगा करंट के डायरेक्शन को, जो चला जाएगा नीचे। तो अब आपकी जो उंगलियां हैं वो कर्ल किस डायरेक्शन में करेंगी, क्लॉकवाइज कर्ल करेंगी, ठीक है, ऐसे। तो नीचे आप देख रहे हो कि सिर्फ करंट के डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया। तो ये राइट हैंड रूल की मदद से आप फाइंड कर सकते हो, करंट अगर ऊपर की तरफ है, अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करेंगी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के उलट। लेकिन अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन नीचे है, थंब नीचे की तरफ आ जाएगा और आपकी उंगलियां मूव करेंगी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की समत में, जैसे घड़ी की सुइयां मूव करती हैं। तो यूं आपके पास करंट का डायरेक्शन चेंज होने से आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। व्हाट इज राइट हैंड रूल? ग्रैब द वायर such a way that your thumb points in the direction of current, while curl of your finger will show the direction of magnetic force or magnetic field. So this is known as right hand rule. Okay, चलें। ओके, अब यहाँ पे हमने करंट्स को, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस को भी देख लिया। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है नैनो साइंस। नैनो साइंस आपकी बहुत इमर्जिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है फिजिक्स में। बेसिकली सिर्फ फिजिक्स नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपके पास और भी बहुत सारे फील्ड्स का, साइंस की। तो पहले हम देखेंगे कि नैनो साइंस है क्या चीज। नैनो साइंस, जब आप चीजों को मैक्रोस्कोपिकली, यानी जैसे हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो चीजों के प्रॉपर्टीज होते हैं मुख्तलिफ। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे स्केल्स पर जाते हो, तो जितना जितना स्केल छोटा होता जाएगा, उस लिहाज से आपका जो पार्टिकल है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, उसकी एकूस्टिक, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इन तमाम में फर्क आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इस सारी चीज की स्टडी का नाम है नैनो साइंस। तो अगर आपके पास आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि वो नैनो स्केल्स, नैनो स्केल का मतलब है 10⁻⁻⁹ नैनो स्केल। आप कहोगे नैनो जो है, ये आपके पास नैनो होता है 10⁻⁹ -9 मीटर, -9 मीटर, ठीक है। और इसको शो करते हो छोटे एन के साथ, यानी इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, नैनो मीटर, क्योंकि 10⁻⁹ इज नैनो। ठीक। तो जब आप मटेरियल की प्रॉपर्टी नैनो स्केल्स पर स्टडी करते हो, तो आप नैनो साइंस स्टडी कर रहे होते हो। इतने स्मॉल स्केल पर आपकी प्रॉपर्टीज बल्क की प्रॉपर्टीज की जैसे नहीं रहेंगी, उन प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। तो इस स्टडी का नाम, इस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस का और टेक्नोलॉजी का नाम है नैनो साइंस। तो नैनो साइंस में आपके पास बनेंगे नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स। अब बात है कि उनका साइज कितना होना चाहिए। तो आपके जो नैनो पार्टिकल्स अगर 1 से 100 नैनोमीटर के साइज के हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर स्टडिंग नैनो साइंस। और अगर इससे ज्यादा हो जाता है, तो डिपेंडिंग फिर डिमेंशंस के हैं उस लिहाज से, फिर आपके पास माइक्रो स्केल स्टडीज आ जाते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक स्केल पर आप चेंज हो जाते, मूव कर जाते हो। तो नैनो साइंस में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि सिर्फ अकेली फिजिक्स नहीं है, इसमें आपके साथ बायो केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और आपकी जो अब की जो है, जो मॉडर्न है, आप सारी साइंस, उसमें नैनो साइंस के बगैर हमारा गुजारा नहीं, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो। अ, उसमें हर जगह पर आपको नैनो साइंस दिखेगी।
तो नैनो मटेरियल्स हो गए ऐसे मटेरियल्स जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान का आता है, उनको कहते हो नैनो मटेरियल्स। अब नैनो मटेरियल की ना, ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि सिर्फ साइज के चेंजेस की वजह से आपके पास प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास जो नैनो मटेरियल्स हैं, ये इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक, एकूस्टिक, इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज, इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी चेंज हो जाती हैं। और उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करके बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पिछले कुछ सालों से आपके जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, ये फिजिक्स वगैरह, ये ज़्यादातर इसमें जो नोबेल प्राइज है वो नैनो मटेरियल पे काम करने वाले लोगों के पास जो है वो जाता जा रहा है। तो यू कैन हैव आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नैनो मटीरियल्स। अब ये नैनो मटीरियल्स ना अपनी डिमेंशंस की वजह से मुख्तलिफ, मतलब इनकी वो चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स का जिक्र किया है, तो मैं आपको जरा एक दफ़ा दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ होते हैं। अम, इसको हम साथ साथ बंद करते जाते हैं इन चीज़ों को। अब ये जो नैनो मटेरियल्स, यस, ये अब ये साइजिंग यहाँ पे देखिए, देखो आपके पास लार्जेस्ट, यानी कि जब आप मैक्रो मटेरियल्स की बात कर रहे हो, जो कि आपके पास मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होते हैं, ठीक है, ये मैक्रो मटेरियल्स कहलाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास माइक्रो मटेरियल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो इंसानों का बाल है वो तकरीबन 10⁻⁻⁴ मीटर, सॉरी 100 माइक्रोमीटर, यानी इतना छोटा सा, इतना पतला हो जाता है। उसके बाद आप माइक्रोमीटर में शिफ्ट कर जाते हो, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में। यहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप आ जाते हो नैनो स्केल्स पर, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर के स्केल पर। उसमें आपके पास ट्रांजिस्टर, ये जो है आपके नैनो पार्टिकल्स, डीएनए, ये सब चीजें आ जाती हैं। और अब जो लेटेस्ट आपकी वो टेक्नोलॉजीज हैं, वो तो पिको स्केल्स पर जा रही हैं, इन 10⁻⁻12 के स्केल तक जो है वो चीजें जो है वो जा रही हैं। तो ये आपके पास ना एक स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ था कि किस किस जो डायमेंशन है उस पर कौन कौन सी जो चीज़ है वो लाई करती है, और नैनो कैसे इनसे मुख्तलिफ है। अच्छा, यहीं पर ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी है नैनो मटेरियल्स की। तो नैनो मटेरियल्स आपके पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास उसकी जीरो डिमेंशन हो, यानी हर तरफ से वो कन्फाइंड हो। उस केस में आपके पास क्वांटम डॉट्स आ जाते हैं, और उनकी जो ज्यादा मिसाल है वो है ये गोल्ड पार्टिकल्स। गोल्ड पार्टिकल्स का मेडिसिन वाली साइड पे बड़ा इस्तेमाल है। फ्लोरीन, ये कार्बन 60 इसको बोलते हैं, बकी बॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं गेंद जैसा, यानी कि कन्फाइंड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर। तो इनको हम लोग जीरो डिमेंशनल मतलब नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई एक साइड जो है ना, वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा की हो। तो दो में कन्फाइनमेंट हो, एक में नहीं हो, तो उस केस में आपके पास जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो ये 1D स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वायर्स हो जाएंगी आपके पास, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स आ जाएंगे, और ये गोल्ड नैनो वायर्स आ जाती हैं। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने फॉलो वही करना है जो आपकी बुक में है, क्योंकि आपको डेफिनेशन की हद तक पूछते हैं। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज मैं आपको दिखाना चाह रही थी, दैट्स वाई मैं ये दिखा रही हूँ आपको। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दे हैव दिस आइडिया कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। वो आपने पेपर भी जो मैंने आपके साथ शेयर किए देखा होगा कि वो बस बेसिक सी डेफिनेशन पूछते हैं। ये जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के माइट भी आपके माइंड में आ रहा हो कि नैनो पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए ना मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। इसी तरह से आपके पास नैनो पार्टिकल जो है वो कार्बन कोटेड नैनो प्लेट्स हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, शीट्स हो सकती हैं। ये सोलर जो आपके फोटोवोल्टिक ये सोलर सेल्स हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल है। उसके बाद आपके पास ये 3 डिमेंशनल नैनो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कि तीनों डिमेंशंस में लाइक कन्फाइनमेंट ना हो। तो इसमें आपके पास फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसमें कोई बंडल आ सकते हैं फाइबर्स के, ये डेंड्रीमर्स हो सकते हैं। ये भी आपके पास, ये मेडिसिन वाली साइड पे आप इसको स्टडी करते हो बायो वगैरह में। लाइपोसोम्स हैं, ये भी आपके पास बायोलॉजिकल साइड पर जो है वो आ जाते हैं। तो यूं आपके पास डिफरेंट तरह के जो है वो नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मकसद सिर्फ आपको दिखाना है, मतलब इसके देखकर परेशान नहीं हो जाना आपने कि ये क्या चीज मैडम करवा रही हैं। ओके। अच्छा, नैनो मटेरियल्स हो गए। नैनो पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया क्या है। हाँ, क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट तो डेफिनेटली आ जाएगा। क्वांटम इफेक्ट का मतलब है कि जब आप इतने छोटे स्केल पर चले जाते हो, तो आपके पास चीजें जो हैं वो वेरी कर जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं। इसलिए कि आपके पास जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस की बजाय डिस्क्रीटनेस की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जब आप मैक्रो स्केल्स पर होते हो तो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो अंदर, आपके पास एटम के अंदर जो डिफरेंट
एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बैंड से बनाते हैं, आप उनको अलग-अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे सीढ़ी चढ़ते हो तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप आता है, लेकिन घरों में जो रैंप्स होते हैं बाइक्स या गाड़ी जाने के लिए, वहां पर तो आप अलग-अलग से कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं ना कर सकते कि एक स्टेप यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, वो तो कंटिन्यूअस होता है। स्टेप्स में आप जरूर बता सकते हो सीढ़ियों के केस में कि एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। तो आप यूं ही समझ लो कि जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक स्केल होता है ना, ये बल्क यानी जिसको हमारी आंख वगैरह देख सकती है, ये सारा कंटिन्यूअस स्केल है। यहाँ पे चीजों को आप अलग अलग एनर्जी बैंड्स को, अलग अलग एनर्जी लेवल्स को नहीं देख सकते हो ना बता सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सब एटॉमिक स्केल, एटम के अंदर इतने छोटे छोटे स्केल 10⁻⁹ तक पहुंचते हो, तो उस केस में फिर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं रहती, बल्कि चीजें हो जाती हैं, एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं डिस्क्रीट, अलग अलग सीढ़ी की तरह दिखते हैं, आपको अलग अलग स्टेप्स दिखते हैं। तो इस सारे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट। और क्वांटम इफेक्ट की वजह से आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी नैनो स्केल्स पर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स इतने इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ जाते हैं कि वहां पे फिर क्वांटम कन्फाइनमेंट, ये क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कि आपके पास क्वांटम टनलिंग क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैरियर को पार कर जाएंगे, बेशक आपने ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है तो वो उस बैरियर को पार कर जाएगा। यानी ये बात ऐसे ही है सोचने में कि जैसे आप एक गेंद को दीवार पर मारो और वो दीवार के पार चला जाए, हालांकि दीवार जो है वो काफी स्ट्रांग है, गेंद पार नहीं कर सकता। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिकल स्केल पर जाओगे तो कहानी बदल जाती है। आपका जो गेंद यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दीवार यानी कि आपका जो बैरियर है उसको पार कर सकता है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास प्रॉपर्टीज में कितना चेंज आ जाता है। मैक्रोस्कोपिकली क्लासिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि दीवार के पार जाए बॉल आपका, लेकिन जैसे आप क्वांटम स्केल्स पर जाओगे तो बहुत नई पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं। इन तमाम जो प्रॉपर्टीज जो थे सब एटॉमिक स्केल पर जाकर मटेरियल की प्रॉपर्टीज का चेंज होना, ये सब चीजें कहलाती हैं क्वांटम इफेक्ट। सेल्फ असेंबली, असेंबली का मतलब आपको पता है चीजों का इकट्ठा होना। सेल्फ असेंबली यानी पार्टिकल्स का इकट्ठा होकर एक जो है नैनो स्ट्रक्चर्स डेवलप करना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेंबली। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। जैसे ये है आपके पास, यू कैन सी ओवर हेयर कि आपके पास नैनो पार्टिकल्स हैं, वो जुड़ रहे हैं यूं, जैसे पॉलीमर डीएनए बन गया आपके पास। इसी तरह से आपके पास ये लिगेंड डेकोरेटेड पार्टिकल्स हैं, ये जुड़कर एक असेंबली सी बना रहे हैं। तो यूं आपके पास ये नैनो पार्टिकल्स का जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाना, ये कहलाता है सेल्फ असेंबली। एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बनना। ठीक है। थर्मो जिसमें आपके पास डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो काफी रोल प्ले करेगा, क्योंकि किनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो आपके टेम्परेचर के साथ इन्वॉल्व हैं। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आ गया नैनो टेक्नोलॉजी। वर्ड टेक्नोलॉजी आ रहा है, यानी कि नैनो साइंस को जब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इकट्ठा स्टडी करोगे तो वो चीज कहलाती है नैनो टेक्नोलॉजी। यानी एप्लीकेशन ऑफ नैनो साइंस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू डिजाइन एंड फैब्रिकेट डिवाइसेस, जिसमें सेंसर्स आ जाएंगे, आपके पास डिफरेंट कोटिंग्स हो सकती हैं, या कोई भी और प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस चीज को कंबाइन करके आप बोलते हो नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ नैनो साइंस प्लस इट्स एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ एन जो है वो टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, नैनो बायोटेक्नोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है कि नैनो साइंस प्लस बायोलॉजी, इट इज नोन एज नैनो बायोटेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या क्या हमारे पास बन रहा है, ड्रग डिलीवरी, यानी कि आपके पास जो है ड्रग, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में आप पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर ट्रेसर लगाकर नैनो स्केल इतनी मेडिसिन वहां तक पहुंचा सकते हो। इसी तरह से जो कॉस्मेटिक्स हैं वहां पर इस्तेमाल करके जो स्किन के अंदर तक जो है वो आप चीजें जो है वो जो है उनको भेज सकते हो। तो यूं इसी तरह से टिश्यू इंजीनियरिंग या बायो सेंसर्स है। तो जहाँ पे नैनो साइंस प्लस बायो आ गई, वो बन जाएगा नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नाम से जाहिर है कि आपके पास द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स एट नैनो स्केल, दैट इज नोन एज नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, मेमोरी डिवाइसेस आ जाती हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं जो आजकल बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको इनको भी। इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको भी जरूरत नहीं है। जिससे ये आ गया आपके पास। ठीक है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके पास इस तरह से चीजें हैं।
और इसने बड़ा जिंदगी को रेवोल्यूशनाइज किया है। इसमें तरक्की की वजह से आपके पास दिन ब दिन जो है चिप साइज छोटे, ट्रांजिस्टर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग स्पीड्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, so the last one is nanophotonics. Nanophotonics is the study and manipulation of light at the nanoscale. यानी कि लाइट और नैनो जो मैनिपुलेशन है लाइट की कि क्या बिहेवियर है उसका एट नैनो स्केल, इसकी स्टडी का नाम है नैनो फोटोनिक्स। जिसकी वजह से आपके पास ढेरों ढेर एडवांसमेंट्स हो रही हैं ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में, क्योंकि ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में क्वांटम इसको बोलते हैं फोटोनिक, फोटो कंप्यूटिंग भी, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम फोटॉन्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्पीड्स जो है ये चीज़ों को सॉल्व करने की कंप्यूटिंग स्पीड जो स्पीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करना और उसकी जगह पर फोटॉन्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि फोटॉन्स की वेलोसिटी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ढेरों ढेर है, दैट्स वाई आपके पास जो आपकी स्पीड है कंप्यूटर्स की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फोटोनिक सर्किट्स और नैनो स्केल इमेजिंग में इसका इस्तेमाल है। तो यूं द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ लाइट एट नैनो स्केल दैट इज नोन एज नैनो फोटोनिक्स, और इसकी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, फोटोनिक सर्किट्स एंड नैनो स्केल इमेजिंग। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो एंड करता है। और अब इसके बाद कुछ ऐसा है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी, वो इस तरह से होगी कि आई विल बी टेकिंग दैट क्लास। उसमें आप ये सारे का सारा रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चंस होंगे मुझसे वो पूछोगे, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे डिस्कस करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। और इसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट मैंने आपसे कहा था, आपके सीआर और जीआर से बात की थी, वो मैं उनको जो है वो आपको इस वीकेंड पे दे दूंगी। और वो आपने करके जो है हैंड रिटन जो है वो मुझे सबमिट करनी है। वो ऐसे नहीं कि चैट जीपीटी और बाकी जगहों से जो है उससे करके मुझे जमा नहीं कराना, आपने हैंड रिटन करनी है, ताकि एक दफ़ा आप अपने पास पेपर से गो थ्रू कर लो, आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप उसको आंसर करना मतलब उसको टाइम मैनेज करना सीख लो। तो वो आपने कंप्लीट करके जो है वो मुझे सबमिट करनी है। वो मैं आपके साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा वहाँ पे मैं से शेयर कर दूंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और होपफुली के एक जो है आपको समझ आई होगी। और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।